गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 गार्डियंस की इस टीम की कहानी को कंप्लीट तो कर गई, लेकिन पीछे छोड़ गई है बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे कि रॉकेट हाई इवोल्यूशनरी से स्मार्ट क्यों है, या फिर स्टार लॉर्ड का हेलमेट क्लाइमैक्स सीन में कहाँ था, और आखिर ग्रूट ने आई लव यू गाइस कैसे बोला। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, जहाँ डिस्कस होती है सेंसिबल और वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। और आज के एपिसोड में एक थ्योरी नहीं बल्कि मल्टीपल थ्योरीज के थ्रू मैं आंसर करूंगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर मेरे पास लिस्टेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनके अलावा मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा था, तो वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। अब इससे पहले कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, इतना क्लियर कर देता हूँ कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वो सारी डिटेल्स फ्यूचर में क्लियर होंगी जो अभी तक तो मार्वल को भी नहीं पता होंगी। तो इस डिस्क्लेमर के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, मूवी के एंडिंग में ग्रूट ने आई लव यू गाइस कैसे कहा। अब ग्रूट की ये स्पेशलिटी रही है कि पूरी मूवी में वो साइलेंट रहता है, आई एम ग्रूट जरूर बोलता है, लेकिन उसका कोई मेजर रोल नहीं होता है, लेकिन एंड मोमेंट पे क्लाइमैक्स में कहीं ना कहीं उसका एक मेजर रोल आ जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने सभी गार्डियंस को बचाया था, जहाँ पे उसने वी आर ग्रूट बोला था। सेकंड पार्ट में उसने ईगो के प्लेनेट में बॉम्ब प्लेस किया था, जिससे वो लोग ईगो को मारने में सक्सेसफुल हुए। फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के लिए उसने अपनी आर्म सैक्रिफाइस। तो इसी तरह थर्ड पार्ट में भी एक्सपेक्टेड था कि ग्रूट का कुछ ऐसा मोमेंट जरूर होगा, लेकिन बिल्कुल एंडिंग में जब उसने आई लव यू गाइस बोला, वियर्ड तरीके से काफी अच्छा लगा सुन के, पर शॉकिंग था। अब मूवी में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि ग्रूट एंड में इंग्लिश कैसे बोल पाया। एंड मार्वल कॉमिक्स की जो हिस्ट्री है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि ग्रूट को अपनी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलनी आती है। बट देन मल्टीपल ब्लॉग्स और यूट्यूबर्स ने इस चीज को डिनोट किया कि जो ग्रूट एंड में कहता है, वो जिस तरह से गार्डियंस अब उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, वैसे ही उसी तरह से हम जो ऑडियंस है वो भी अब उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं। एंड ये चीज बाद में ट्विटर पे जेम्स गन ने भी कंफर्म की है। तो ग्रूट का आई लव यू गाइस कहना ये नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख गया है, इसका ये मतलब है कि हम लोग ऑडियंस ग्रूट की लैंग्वेज समझ रहे हैं, यानी कि गार्डियंस की टीम की तरह हम भी अब उनकी फैमिली का पार्ट बन गए हैं। अब कमेंट से एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है अमित का, हाउ हाई इवोल्यूशनरी सीइंग एज रेड स्कल। आई एम श्योर इनका मतलब है कि हाई इवोल्यूशनरी का फेस जो रेड स्कल की तरह दिख रहा था एंड में, वो कैसे दिख रहा था। एमसीयू में रेड स्कल का जो फेस है वो उसके सुपर सोल्जर सीरम एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से डिसफिगर हुआ था, यानी कि उस पे केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका फेस उस तरह से रेड हो गया था और श्रिंक हो गया था, जो रीजन था उसका नाम रेड स्कल पड़ा है। बट हाई इवोल्यूशनरी का फेस रॉकेट ने अपने जो पंजे हैं, जो उसके छोटे छोटे पंजे हैं, उससे खराब कर दिया मतलब नोच दिया, उसकी स्किन पूरी उखाड़ दी थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच्ड मास्क लगाता है अपने चेहरे पे। तो एंड में बस उन्होंने वो मास्क निकाल दिया था, तो उसका डैमेज जो उसके स्किन निकल चुकी थी, इवन उसका मसल्स भी टीयर हो गए थे, जो बाय द वे मैंने एडिटिंग के टाइम वीडियो में रखा नहीं क्योंकि बहुत ही गोर वीडियो था वो, तो उसका वो रीजन था। रेड स्कल का टोटली डिफरेंट रीजन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिस्ट में है कि रॉकेट हाई इवोल्यूशनरी से स्मार्ट क्यों था। अब थ्रू आउट द मूवी हमें जितनी बार रॉकेट की बैक स्टोरी दिखाई गई है, वो यही क्लियर करती है कि जब बेबी रकून जो हाई इवोल्यूशनरी ने जिस पे लेके टेस्ट किया, वो इकलौता एक ऐसा निकला जो काफी इंटेलिजेंट बन गया। बट कहीं ना कहीं जितना नॉलेज उसको था, स्पेशली बायो इंजीनियरिंग को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके, वो हाई इवोल्यूशनरी से भी ज्यादा था, और वही था जिसने उसके प्रोसेस में जो एक कमी थी, जिस रीजन से बाकी सभी एनिमल्स जिन पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो अग्रेसिव हो रहे थे, वो सॉर्ट रॉकेट ने किया। और इसी रीजन से हाई इवोल्यूशनरी उससे जेलस भी था। जो उन दोनों का एक पूरा डायलॉग का इंटरेक्शन है, जिसके बाद वो रॉकेट और उसके बैच के सभी एनिमल्स को मारने के लिए कहता है, वहां पे ये दिख के आता है कि वो सरप्राइज्ड है कि रॉकेट इतना स्मार्ट कैसे है, जबकि उसको क्रिएट हाई इवोल्यूशनरी नहीं किया है। इसका आंसर हमको मिल सकता था अगर वो रॉकेट के ब्रेन को निकाल के टेस्ट करता उसके ऊपर, जो थैंकफुली नहीं हुआ। एंड इसलिए ये जो क्वेश्चन है, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या रीजन था। वो 1 in a million वाला केस है कि रॉकेट वो निकला जो उससे स्मार्ट हुआ, जिस रीजन से उसकी आगे की पूरी स्टोरी बन पाई। सो ये पेंडिंग क्वेश्चन में ही रहेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली किसी को नहीं पता कि ये क्यों हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट से, दो लोगों के क्वेश्चन है, एक अमन का है, सेकंड क्वेश्चन है इसका कि इज हाई इवोल्यूशनरी रियली डेड, और एक और है ईद यूजर नेम है। लास्टली, इज देयर एनी चांस दैट हाई इवोल्यूशनरी कैन रिटर्न इन फ्यूचर एज अ ग्रेट थ्रेट लाइक थैनोस और अवेंजर्स लेवल थ्रेट। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती कि क्लाइमैक्स में जब गार्डियंस ने हाई इवोल्यूशनरी को अच्छे तरह से धो दिया, उसे स्टैब कर दिया, उसका मास्क उखाड़ दिया, बट रॉकेट उसे मारता नहीं है, उसे खत्म नहीं करता, बट वो उसको कहीं ट्रैप भी नहीं करते, वो उसे उसी जगह छोड़ के निकल जाते हैं। और हाई इवोल्यूशनरी की शिप जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है, जैसे गार्डियंस सभी को शिफ्ट कर लेते हैं उसके
उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाती है। तो अब एक्सपेक्टेड यही है कि हाई एवोल्यूशनरी उसी शिप में वहीं पे था, क्योंकि वो बुरी हालत में था, ऑलरेडी इंजर्ड था, तो वो मूव तो नहीं कर पाया होगा। एडिशनली उसके साथ के जो लोग हैं वो भी उसका साथ छोड़ चुके थे और वो नोवेयर पे आ गए थे ऑलरेडी। तो स्टोरी की माने तो हाई एवोल्यूशनरी यहीं पे मर गया, अपनी स्पेसशिप के साथ डिस्ट्रॉय हो गया। बट देन ऑफ स्क्रीन जब किसी भी कैरेक्टर की डेथ दिखाई जाती है, जब तक स्क्रीन पे नहीं दिखाई जाती तब तक उसको सच नहीं मान सकते। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी मर चुका है, क्योंकि उसका अभी एमसीयू के फेज 5, 6 मतलब ये अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक कुछ खास रोल नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए हम यही मान के चलते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी मर चुका है एंड फ्यूचर में हमें नहीं देखने मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट का हेवन वाला विजन था, क्या वो रियल था? तो जैसे हमें पता ही है कि मूवी की पूरी स्टोरी रॉकेट के इंजर्ड होने के बाद उसे हील करने में ही निकल जाती है, जहाँ क्लाइमैक्स से जस्ट पहले जब स्टार लॉर्ड उसकी पास की डाल के उसे ट्रीट कर रहा होता है तो वो फ्लैट लाइन हो जाता है, ऑलमोस्ट मर जाता है। जहाँ एक तरफ हमें दिखाया गया है उसका एक विजन, जहाँ रॉकेट मिलता है लाइला से और उसके बाकी फ्रेंड्स उसे दिख रहे होते हैं, जो एक व्हाइट से स्पेस में वॉइड जैसी जगह है। एंड जब लाइला से रॉकेट डिस्कशन करता है तो वो उसे कहती है कि ये एक हेवनली पैराडाइज है एंड रॉकेट भी उन्हें यहीं पे ज्वाइन करेगा। बट फिर वो उसे रोक देती है ये कह के कि अभी उसका टाइम नहीं आया। एंड देन क्विल उसे रिवाइव करता है और वो वापस जिंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन है कि जो ये विजन रॉकेट को दिख रहा था क्या वो रियल है, मतलब क्या वो भी एक प्लेन है, एक रेल्म है जो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि एमसीयू में हम पहले भी कई अलग अलग तरह के रेल्म्स देख चुके हैं। मून नाइट में देखे थे हमने ऐसे रेल्म जो रिलेटेड थे इजिप्शियन माइथोलॉजी से। वहीं पर थॉर लव एंड थंडर में हमें वल्हला, अगेन एक आफ्टर लाइफ वाली लोकेशन जो असगार्डियंस बिलीव करते हैं, वो दिखाई गई। तो क्या उसी तरह जो यहाँ पर रॉकेट विजन देखता है, क्या वो कोई सच में हेवन या रेल्म से रिलेटेड है कॉस्मिक लेवल पे, या फिर रॉकेट का सिर्फ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस है जहाँ एक डिल्यूजन है जो उसके दिमाग में ही चल रहा है? इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है। और क्योंकि इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है तो हमें यही मान लेना चाहिए कि ये हेवन, ये जो रेल्म था, ये रियल नहीं है और रॉकेट के दिमाग में चल रही चीजें ही थी, और ऐसा कोई हेवन या रेल्म हमें फिर से एमसीयू में नहीं देखने मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट से राजेश का। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। विल गमोरा रिटर्न इन दैट मूवीज? तो फ्यूचर मूवीज में गमोरा की वापसी होगी कि नहीं? गार्डियंस की कंप्लीट टीम की तरह गमोरा की जो एंडिंग है वो भी काफी अच्छी रही है। मूवी की स्टार्टिंग में जिस तरह वो इस टीम के अगेंस्ट थी, ऑलमोस्ट अगेंस्ट थी, साथ में नहीं रहना चाहती थी, एंड तक वो उन्हें भी समझ गई थी, बट फिर भी उसने यही डिसाइड किया कि वो अपनी जो एक्चुअल फैमिली है, जिसे वो अब फैमिली मानती है थैनोस के बाद, रेवेजर्स की टीम, वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है। तो इंडिविजुअल सभी कैरेक्टर्स की तरह गमोरा की भी एंडिंग यहीं पे हो गई। अब जो चीज मैं बार बार बोलता आया हूँ, जो बात जेम्स गन ने काफी पहले से बोल दी है कि गार्डियंस की जो ये टीम है इनकी एंडिंग यहीं पे हो जाएगी और इनमें से सिर्फ कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं जो हमें आगे देखने मिलेंगे। तो वही बात आती है यहाँ पर गमोरा के लिए, अदर देन स्टार लॉर्ड, जिसके बारे में स्पेशली बताया गया है मूवी के एंड क्रेडिट्स के बाद कि स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, और गार्डियंस की जो न्यू टीम है जो अगेन मिड क्रेडिट सीन में दिखी, उनको छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये एक्टर्स उन्हें फिर से प्ले करते हुए नहीं दिखने वाले। अगर दिखेंगे भी तो शायद एक आध केमियोज के लिए या फिर इन्हीं कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करने के लिए रिकास्ट किया जा सकता है। अब गमोरा को प्ले कर रही है एक्ट्रेस जोई सल्डाना, जिन्होंने खुद बोला है कि उन्हें सिर्फ एक मूवी के लिए कास्ट किया गया था 2014 में और अब 10 साल निकल चुके हैं और वो बहुत खुश हैं इतने सालों तक ये रोल करके, लेकिन अब वो भी मूव ऑन करना चाहती हैं और इस कैरेक्टर को अगर रिकास्ट भी किया जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वो आगे इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए नहीं दिखेंगी। बिल्कुल इसी तरह ड्रैक्स यानी देव बतिस्ता ने भी बोला है। तो वो लोग इन कैरेक्टर्स को और प्ले नहीं करना चाहते, ना ही एमसीयू इन कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करना चाहता है। बट हाँ, वापस जरूर जा सकते हैं एक आध केमियोज के लिए आने वाले फ्यूचर में। बट अगर लॉन्ग टर्म में हमें ये कैरेक्टर्स फिर से दिखेंगे तो वो सिर्फ रिकास्ट के थ्रू ही दिख सकते हैं, इन्हीं सेम एक्टर्स के थ्रू नहीं दिखने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार लॉर्ड के हेलमेट को क्लाइमैक्स सीन में क्या हुआ था? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले जितने भी टाइम हमने पीटर कुल को मूवीज में देखा है, एमसीयू मूवीज में देखा है, उसके पास हेलमेट था उसका जो उसे स्पेस में ब्रीदिंग में हेल्प करता है। लेकिन वॉल्यूम 1 में जो हेलमेट था वो वॉल्यूम 2 में ईगो की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। बट देन अगेन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब स्टार लॉर्ड हमें दिखा था तो उसके पास फिर से एक और हेलमेट था। तो इन्फिनिटी वॉर के बाद अवेंजर्स एंड गेम में उसके पास हेलमेट था, जिसके बाद आती है वॉल्यूम 3। तो यहाँ पर जब क्लाइमैक्स बैटल में वो स्पेस में फंस गया था तो उसका हेलमेट कहाँ था? मतलब अगर उसका हेलमेट उसके पास यहाँ पे होता तो ना वो मरने की पोजीशन पे पहुंचता, ना ही एडम वॉरलॉक को उसे बचाने आना पड़ता। लेकिन अगर आपने नोटिस किया है तो मूवी की स्टार्टिंग से ही उसके पास उसका हेलमेट नहीं था, यानी कि नो
नोवेयर से जब गार्डियंस निकले हैं, जब रॉकेट इंजर्ड हुआ जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप से निकल गए, वहां से लेकर एंड तक उसके पास हेलमेट था ही नहीं। तो हिंट इसी तरफ थी कि वो अपना हेलमेट भूल गया है नोवेयर पे ही। एंड देन यही चीज जेम्स गन ने भी ट्विटर पे क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर की है कि पीटर क्विल का हेलमेट उसके डेस्क में था नोवेयर प्लेनेट पे, और जितनी हड़बड़ी में वो लोग गार्डियंस की पूरी टीम वहां से निकली है, उस सब के बीच वो भूल गया अपना हेलमेट लेना। तो यही रीजन है कि स्टार लॉर्ड के पास क्लाइमैक्स सीन में उसका हेलमेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवी के एंड में जो ग्रूट हमें दिखा, जो फुली ग्रोन ग्रूट, क्या वो अल्फा ग्रूट था या फिर किंग ग्रूट? अब सबसे इंटरेस्टिंग जो एंड क्रेडिट सीन में हमें देखने मिली न्यू गार्डियंस की टीम, उसमें ग्रूट का साइज था जो एक लार्ज रॉक की तरह दिख रहा था। और ग्रूट का इतना ज्यादा ग्रो होने का आइडिया हमें पहले ही दे दिया गया था जब काउंटर अर्थ पे गार्डियंस की स्पेसशिप पहुंची थी। तो वहां पे न्यूमैन को डराने के लिए ग्रूट ने एक लार्ज साइज अचीव किया था, बट उस टाइम वो स्केलेटन लग रहा था कि स्ट्रेच किया हुआ ग्रूट। लेकिन मिड क्रेडिट में जो ग्रूट दिखा वो पूरा बल्कड अप था, यानी कि वो फुली ग्रो हो चुका था। तो इस चीज को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये अल्फा ग्रूट है, कहीं मेंशन था कि ये किंग ग्रूट है। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि किंग ग्रूट और अल्फा ग्रूट ये कॉमिक्स में नहीं एग्जिस्ट करते। किंग ग्रूट जो नाम है वो जो गेम थी मार्वल की, मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ द चैंपियंस, उसमें कैरेक्टर था, क्योंकि इसके सिर पे वो किंग जैसा क्राउन बन रहा है। बट ऐसा ही क्राउन फर्स्ट पार्ट में भी ग्रूट के सिर पे था, यानी कि फुल्ली ग्रोन होने पे ग्रूट का सिर का जो शेप है वो वैसा होता है। तो वो फुल्ली ग्रोन ग्रूट इतना स्लिम क्यों था और ये इतना बल्कड अप क्यों लग रहा है? तो उसका रीजन वही हो सकता है कि वो ग्रूट तो मर गया, उसके ब्रांच से एक नया ग्रूट पैदा हुआ है, और ऑब्वियसली इस ग्रूट में थोड़ी बहुत चेंजेस तो होंगे ही। तो वही चीज हमें इस कैरेक्टर की ग्रोथ के थ्रू दिखाया गया है। एंड एडिशनली जेम्स गन ने एक चीज ट्विटर पे कंफर्म की थी कि ये जो ग्रूट है ये अपनी न्यू बॉडी काफी जल्दी ग्रो कर लेता है। जैसे मूवी की स्टार्टिंग में ही एडम वॉरलॉक के साथ जो फाइट हुई थी उसमें उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी सिवाय उसके सर के, लेकिन वो जल्दी ही फिर से ग्रो हो गया था। तो यही सारे फीचर्स है इस न्यू ग्रूट के। तो ये ना ही अल्फा ना ही किंग ग्रूट है, ये नॉर्मल ग्रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट से, और ये कमेंट में ऑलमोस्ट सभी ने पूछा है। तो ये क्वेश्चन है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये टीम वापस कब आएगी, इस टीम को हम एमसीयू में वापस कब देखेंगे? तो ऑब्वियसली अब एमसीयू में तो इस गार्डियंस की टीम के लिए ट्रिलॉजी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है, लेकिन मिड क्रेडिट्स में जो नई टीम दिखी है जिनको रॉकेट लीड कर रहा है, जिसके साथ है ग्रूट, कॉस्मो, क्रैगलिन, फिलावेल और एडम वॉरलॉक, तो अब ये बन चुकी है न्यू गार्डियंस की टीम। एंड मिड क्रेडिट सीन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये टीम हमें वापस देखने मिलेगी एमसीयू में। एडिशनली अगेन जेम्स गन से जो ट्विटर पे क्वेश्चनर हुआ था उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वॉल्यूम 4 हमें देखने मिलेगी, और उन्होंने सिंपल वर्ड्स में नो लिखा है। तो इतना क्लियर है कि जेम्स गन के डायरेक्शन में या इस टीम के साथ हम वॉल्यूम 4 को तो नहीं देखने वाले हैं, बट जो अब न्यू टीम है गार्डियंस की वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में हमें जरूर देखने मिल सकती है, क्योंकि इस टीम में 2 न्यू कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं, फिलावेल और एडम वॉरलॉक। उसके साथ ही कॉस्मो, जिसे हमने ज्यादा देखा नहीं है पास्ट प्रोजेक्ट्स में, इस मूवी में इसका थोड़ा सा पार्ट था। देन उसके बाद क्रैगलिन जो अब योंडू को रिप्लेस कर चुका है, एंड ये ग्रोन अप ग्रूट प्लस रॉकेट जो अब इस टीम का कैप्टन है। तो ये टीम पोटेंशियल रखती है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में ये टीम इंडिविजुअल मूवी के साथ तो नहीं दिखने वाली। हाँ, जैसे अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जरूर दिख सकती है, जो कि एक बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। तो कैंग डायनेस्टी में तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा मैं, लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ये टीम दिख सकती है। एक केमियो हो सकता है इस टीम का, क्योंकि जब बहुत सारे मल्टीपल केमियोज होंगे तो इनको भी घुसाना मुश्किल नहीं होगा। बट हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो पार्ट अगर आएगा भी तो वो नए सिरे से होगा, वो इसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, वो टोटली डिफरेंट होगा। जिस तरह से अब एक्समैन को टोटली डिफरेंट तरीके से शुरू करने वाले हैं, उसी तरह से गार्डियंस का भी टोटल रिबूट होगा। तो वॉल्यूम 4 नो। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस लिस्ट में कि स्टार लॉर्ड, ये लेजेंडरी स्टार लॉर्ड कब वापस आएगा? तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में जो पीटर क्विल अर्थ पे आ गया, अपने ग्रैंडफादर के साथ सेटल हो गया, अपनी आउटलॉ वाली जो अपनी सुपर हीरो वाली लाइफ है वो उसने पीछे छोड़ दी है, और लास्ट सीन के खत्म होने तक मुझे यही लग रहा था कि ओके पीटर क्विल भी रिटायरमेंट ले चुका है एंड अब उसकी जर्नी यहीं पे खत्म होती है। बट देन एंड स्क्रीन पे ये लिखा हुआ दिखा, द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। तो इतना 100% क्लियर है कि क्रिस प्रैट का पीटर क्विल स्टार लॉर्ड वापसी जरूर करेगा एमसीयू में। एंड क्योंकि वो अर्थ पे है तो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में नहीं तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो जरूर फिर से दिखेगा। अब अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैप्टन अमेरिका 4 में दिख जाए तो वो नहीं होने वाला। अगर स्टार लॉर्ड वापस आता है तो वो अवेंजर्स लेवल मूवी में ही आएगा। तो हो सकता है कि वो कैंग डायनेस्टी हो, लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में तो जरूर दिखेगा। हाँ, अगर इन अवेंजर्स मूवीज को ही छोड़ दे और बात करें स्टार लॉर्ड से रिलेटेड डिज्नी प्लस शो की, तो अगर एमसीयू का ऐसा कोई प्लान है जो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट हो सकता है कि ऐसा कुछ प्लान
प्लान हो, क्योंकि जो ये लाइन यूज की गई है लेजेंडरी स्टार लॉर्ड, ये मार्वल कॉमिक्स की एक सीरीज रही है लेजेंडरी स्टार लॉर्ड की, जो 2014-15 की है। मैंने नहीं पढ़ी है तो पढ़नी पड़ेगी स्टोरी पता करने के लिए कि क्या स्टोरी रही है उसकी। तो अगर MCU उस डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में प्लान हो उस कॉमिक सीरीज पे बेस्ड कोई डिज्नी प्लस शो स्टार लॉर्ड पे बेस्ड दिखाने का। लेकिन होपफुली इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्रिस प्रैट एज स्टार लॉर्ड हमें फिर से जरूर दिखेगा। तो ये लिस्ट में मेरी लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के, उनको कवर कर लिया है। एंड मैंने ट्राई किया कि मैं सिर्फ अपने मन से आंसर ना करूं, मैंने रिव्यू किए क्वेश्चन और सोर्सेज से भी क्लियर किया है। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई आंसर सही नहीं है या आप अपने एंड से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने मूवी देख ही ली होगी, एंड मूवी देखने के बाद अगर ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा है जिसमें बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी है तो उसको कार्ड से जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।